Hello students and welcome you all, and I'm your teacher Meenakshi Sharma and welcome you all again. I'm welcoming you on the digital platform of ASP Coaching Jaipur. Okay, so we have already started with the plant physiology, which is the important topic in the JET exam as well as in ICAR also. And in plant physiology we are started with the transportation in plants, and today we are having a fourth lecture of transportation in plants. And I hope कि इससे पहले वाले सभी lectures आपको पसंद आए हुए होंगे. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हर बार मैं बताती हूँ, चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना. प्लांट्स के अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस. शॉर्ट डिस्टेंस में हमने डिफ्यूजन को पढ़ लिया, जो कि एक तरह का शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है. हमने ऑस्मोसिस को देख लिया. हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे. आज हम एक और नई जो चीज़ शुरू करने जा रहे हैं वो ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड है वैसे तो, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस. अब जब मोस्ट ऑफ द टीचर्स प्लाज्मोलाइसिस को पढ़ाते ना तो एक लाइन में बताकर छोड़ देते हैं, बट एनसीईआरटी ने इसे बहुत खूबसूरती के साथ में दिखाया है. और वो लोग जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें मैं कुछ चीज़ें और भी अच्छे से इसमें बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए. अच्छा, मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आप सब लोग को ये तो पता होगा कि ऑस्मोसिस जो होता है वो सॉल्वेंट शो करता है, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? वाटर. तो ऑस्मोसिस में बेसिकली वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. राइट, हमें ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रखनी है. ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज दी प्लाज्मोलाइसिस. पहले तो बात है प्लाज्मोलाइसिस क्या है. अगर कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ने इंग्लिश मीडियम के लिए ऑप्ट किया इस एग्जाम के लिए, तो इसे जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है. यानी कि इसमें जो आपका प्रोटोप्लाज्म होगा ना, वो बेचारा सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा, तो उसे आप बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस. लाइसिस का मतलब होता है ना डेड हो जाना भी होता है साइंस के अंदर. राइट, तो प्लाज्मोलाइसिस कब होगा? जब सेल के अंदर एक्सोऑस्मोसिस होगा, यानी सेल अपने अंदर मिलने वाले वाटर को कहाँ निकाल देगी? बाहर निकाल देगी. जब बाहर निकाल देगी तो उस बेचारे का प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा. उसी प्रोसेस को आप प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे. अब अगर आपको याद है तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था कि एक्सोऑस्मोसिस कब होगा सेल का? जब हम सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे. अगर अब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भूल गए तो प्लीज़ आप नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जाकर देखें, पर मैं थोड़ा सा बताती हूँ. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, जिसकी जो कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म. यानी कि अगर आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में जो वाटर होगा ना वो ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू इस सॉल्यूशन के, जो कि क्या मिल रहा है? बाहर मिल रहा है. यानी कि जो कि क्या है? आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. इस सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी, यानी इसके अंदर बेचारे में वाटर बहुत बहुत कम होगा. तो इस कंडीशन में साइटोप्लाज्म से वाटर निकलकर कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा. दैट इज दी प्लाज्मोलाइसिस. राइट, तो चलिए इसको एक हम स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं. ठीक है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. ठीक है, यहां पे देखते हैं. When we placed a cell in hypertonic solution, its protoplasm starts coming out from cell membrane, and the cell starts shrinking. This process is known as
प्लाज्मोलाइसिस, राइट ना। अगर हम आगे आते हैं तो देखिए और आगे क्या है, दैट इज द प्लाज्मोलाइसिस, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज, और यू कैन से दैट exoosmosis occurs in प्लाज्मोलाइसिस। अब जो प्लाज्मोलाइसिस होता है ये बेसिकली 3 स्टेजेस के अंदर होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। लेकिन सिर्फ उनका नाम फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज नहीं है, उनके कुछ नाम भी है जो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो ऐसे कैसे पूछे भी जाते हैं। तो देखिए क्या है वो स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। स्टेजेस ऑफ plasmolysis. So see, what are the stages of the plasmolysis? There are 3 stages, right? So हम लोग एक एक स्टेज के बारे में बात करेंगे। मैं एक बार डायग्राम बनाऊंगी, फिर आपको हर एक स्टेज को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। पहले मैं एक प्लांट सेल बना रही हूँ, राइट। तो देखिए प्लांट सेल क्या होती है, ठीक है। हम यहाँ से अपने प्लांट सेल को बनाना शुरू करते हैं। तो पहली बात तो भाई मेरी सेल कौन सी है, प्लांट सेल है। तो जो प्लांट सेल होती है उसके चारों तरफ वाली जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये है मेरी सेल वॉल। चलिए अब सेल वॉल के अंदर की तरफ हम जाते हैं तो जो दूसरी मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है उसे हम कह देते हैं, या दूसरी सराउंडिंग जो प्रेजेंट होती है सेल वॉल के नीचे की तरफ, दैट इज नोन एज दी सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब मुझे एक बात और याद आई कि प्लांट सेल के अंदर तो ज़्यादातर वॉल्यूम जो होता है वो वैक्यूल कवर करके रखती है, और न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स जो सब होते हैं वो साइड में चले जाते हैं, राइट। तो चलिए क्या होगा, सो दिस इज दी वैक्यूल। और भाई जो साइटोप्लाज्मा है वो तो साइड साइड में प्रेजेंट होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और सेल या वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल, ये लिक्विड प्रेजेंट है वैक्यूल के अंदर, राइट। इस वैक्यूल को भाई आप क्या कहोगे, इस वैक्यूल को हम कह दे, इस वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है इसे हम बोल देते हैं सेल सैप। अब पहले आप सैप का मतलब समझिए, दैट व्हाट इज दी सैप। दिस इज सैप, एस, ओके, दिस इज एस, सैप। सैप का मतलब समझिए क्या होगा। सेल सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर को नहीं रखती है, प्योर वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और आयंस भी क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। तो जब ऐसा पानी जिसके अंदर मिनरल्स और आयंस या मिनरल्स भी घुले हुए हैं तो उसे आप सिर्फ वाटर नहीं कहकर क्या बोल देते हैं, सैप बोल देते हैं, राइट, ठीक है। और ये जो आपको बाहर की तरफ नज़र आ रहा है ना, जो मैंने बनाया है यहाँ पर, दिस इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने आप सेल के बारे में बता दिया। अब मैंने क्या किया, इस पूरी की पूरी सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। ये लीजिए जी, ये मेरी पूरी की पूरी सेल एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी है। फिर से मैं बता रही हूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपके सेल सैप से जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि मुझे एक बात क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो पानी के अंदर जो मेरा सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट क्या है, कम है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि धीरे धीरे जो वैक्यूल है वो कहाँ, वैक्यूल में से जो सेल सैप है वो कहाँ आना शुरू कर देगा, बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देगा।
है नहीं है, यहाँ से ये बाहर निकलना शुरू कर देगा, है नहीं। तो धीरे धीरे मुझे सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल तो क्या होती है, डेड होती है, वो तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये निकलना शुरू करेगा, वाटर को लॉस करना शुरू करेगा। जब ये धीरे धीरे निकलने का शुरू करेगा तो अभी आपको सेल के अंदर कुछ ज़्यादा उसकी शेप में या स्ट्रक्चर में, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रहे होंगे, और इसे आप फर्स्ट स्टेज बोलेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेज होगी ना, वो कौन सी होगी आपकी, आप कह सकते हैं लिमिटिंग स्टेज होगी, ठीक है, लिमिटिंग स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज को आप क्या बोलेंगे, लिमिटिंग स्टेज। लिमिटिंग स्टेज के अंदर ये है कि अभी धीरे धीरे श्रिंकिंग स्टार्ट हो रही है या नहीं है। ये सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे इन कॉर्नर्स को छोड़ना क्या करेगी, चालू करेगी, जिसकी वजह से आपकी सेल का जो वॉल्यूम है वो कम होगा। सेल सैप और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम भी क्या होता चला जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, है नहीं, क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा होगा। ऑस्मोसिस कौन करेगा, सॉल्वेंट करेंगे, वाटर जो है वो सेल सैप से साइटोप्लाज्म से निकलकर कहाँ आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। अब ये यहाँ से दूसरी स्टेज पर आएगा। जब ये दूसरे स्टेज पर आएगा तो सबसे पहले तो मैं अपना चारों तरफ सॉल्यूशन बना दूँ, ठीक है। ये मेरी सेल रखी हुई है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल तो भाई डेड होती है, वो तो अपनी जगह पर ही बैठी रहेगी, उसे कोई मतलब नहीं है, वो तो डेड है, वो तो रिजिडनेस देती है वैसे भी सेल को। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो ऐसे हमें छूटती हुई महसूस हो रही होगी, ऐसे, ठीक है। और उसी के साथ के अंदर जो वैक्यूल होगी ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी सी सिकुड़ती हुई सी नजर आ रही होगी। और यहाँ से जिनके अंदर पानी था ना, जो वाटर था, जो सॉल्वेंट था, वो कहाँ की तरफ आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, सिकुड़ना स्टार्ट हो चुकी होगी। ये वाली जो स्टेज है आप इसे सेकंड स्टेज कहते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज, जो सेकंड स्टेज है इसे आप कह सकते हैं इंसिपिएंट स्टेज। इस दौरान अगर आप सेल को उठाकर वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो वापस से सेल के अंदर जितना भी पानी निकलकर बाहर आया था सेल सैप से और साइटोप्लाज्म से, वो अंदर चला जाएगा और सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सेल सैप और साइटोप्लाज्म में मिलने वाला पूरा का पूरा पानी बाहर सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, और आपको कुछ देर बाद में जो स्टेज दिखाई देगी ना, वो कुछ ऐसी होगी। ये मेरा सॉल्यूशन है, सॉरी मेरे पास बोर्ड पर ज़्यादा जगह नहीं है। मेरी सेल वॉल रिजिड है तो वो अपनी जगह पर ही रहेगी, लेकिन मेरी सेल मेम्ब्रेन जो है वो बेचारी बीच में कहीं इस तरीके से, सॉरी, वो बेचारी बीच में कहीं इस तरीके से आ जाएगी, और मेरी वैक्यूल भी मुझे कुछ इसी तरीके से नज़र आने लग जाएगी, और सब कुछ क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। सेल वॉल तो यहीं की यहीं है, और सब कुछ जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और इस थर्ड स्टेज को आप कहेंगे एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। एविडेंट, ठीक है। और एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस स्टेज में अगर आपने बहुत देर के लिए सेल को छोड़ दिया तो अल्टीमेटली सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, राइट। सो प्लाज्मोलाइसिस लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल। अब इस प्लाज्मोलाइसिस की यूज़ क्या क्या है ये देखिए, या आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो इसको, पर आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। और ये एग्रीकल्चर वालों के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोलाइसिस, ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया व्हाट इज द प्लाज्मोलाइसिस। व्हेन यू पुट अ सेल इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल सैप एंड द साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स कमिंग आउट, and due to for this continuous process the cytoplasm or the cell membrane got shrink, and ultimately the cell will leads to the death, that ultimately leads to the death of the cell, sorry, है ना। चलिए, अब सेल की डेथ हो जाएगी प्लाज्मोलाइसिस के अंदर। मैम सेल की डेथ हो रही है फिर भी आप ये कह रहे हो कि प्लाज्मोलाइसिस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप कैसे कह रहे हो, बेचारी सेल तो मर गई, फिर हम आप कैसे कहते हो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यूज़ ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, यूजेज जस्ट अ मिनट, या
uses of प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस के यूज़ क्या है ये सुनिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर पहले हम अपने डेली लाइफ में जो एग्जांपल होते हैं ना वो ले रहे हैं। इट इज यूजफुल टू प्रोटेक्ट पिकल, कॉमा, मुरब्बा फ्रॉम contamination. Or you can say microbial infection. चलिए अब कैसे ये हेल्प कर रहा है देखिए, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इसका। आप सब लोग घर के अंदर घर का बना हुआ अचार खाते हैं, पिकल खाते हैं, है या नहीं, मुरब्बा खाते हैं। जब कभी भी आप फटाक से खाना खाने बैठते हैं और अपने डब्बे में से अचार निकालने जाते हैं तो पीछे से मम्मी की आवाज़ आती है कि भाई तूने जितना अचार लेना है लेने, बाकी जितना भी अचार हो ना उसे वापस से डब्बे में दबा देना, तेल ऊपर तक आ जाना चाहिए, है या नहीं है। ऐसा ही मुरब्बे के लिए कहा था, आपको आंवले का मुरब्बा खाना था, आपने आंवला निकाला, पीछे से मम्मी की आवाज़ आएगी जितने भी आंवले हैं बाकी सबको डुबो देना, ऊपर जो है वो जो शुगर सिरप है ना वो रह जाना, चाशनी ऊपर ऊपर तैरती हुई रहनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा, या फिर आपने आसपास में जो वो हलवाई देखा हो जो अपने घर अपनी दुकान के अंदर हाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं रखता हो, तो उसकी कढ़ाई में बाहर की तरफ गुलाब जामुन रसगुल्ले रखे रहते हैं और उसके अंदर बहुत सारी मक्खियाँ भी पड़ी रहती हैं। ये क्या हो रहा है, ये प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, आपका जो ये अचार का जार है, ठीक है, इसके अंदर ऊपर तक क्या भरा हुआ है, ऑयल। क्या भरा हुआ है, ऑयल। अब छोटे छोटे माइक्रोब्स आपके एटमॉस्फेयर में हर वक्त रहते हैं जो कि आपके अचार को खराब करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आना चाहते हैं। अब जो भी माइक्रोब है उसके अंदर उसका भी तो वाटर होगा और यहाँ पर क्या है, उसका भी तो अपना खुद का अंदर सिस्टम होगा, और यहाँ पर क्या है, ऑयल। अब जो ऑयल है वो यहाँ पर कैसे काम करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के थ्रू जैसे काम करता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होगा और जो सॉल्वेंट है यानी कि जो वाटर है वो क्या होगा, कम होगा। तब ये माइक्रोब्स खाने तो आपका अचार आए थे, लेकिन बाहर यहाँ पे कौन मिल गया, इसे ऑयल मिल गया, शुगर सिरप यानी कि चाशनी मिल गई, जिसकी जो कंसंट्रेशन थी या जिसमें जो वाटर का अमाउंट था वो उस ऑर्गेनिज्म में मिलने वाले इसके बॉडी के फ्लूइड या बॉडी वाटर से क्या था, बहुत कम था। तो इस कंडीशन के अंदर वो उस ऑर्गेनिज्म का पानी कहाँ निकाल लेता है, बाहर की तरफ निकाल लेता है। अब किसी की बॉडी में पानी नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या फिर आपकी जो मक्खी वगैरह है उनका खुद का बॉडी का पानी निकल कर कहाँ आ जाता है, बाहर हो जाता है, एक्सॉस्मोसिस हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है और वो मर जाती है। और आपका जो भी मटेरियल था, कैरी का अचार खा रहे थे हम, तो कैरी हमारी, मुरब्बा आंवला खा रहे थे, हमारा आंवला जो है वो क्या हो गया, हमारे पास में सेफ हो गया। दैट इज़ दी प्लाज्मोलाइसिस और यूज़ ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस। दूसरा यूज़ आप देखिए, हमने एक बिज़नेस शुरू किया जिसके अंदर हम फिशरी का बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, मछलियाँ। अब भाई अगर हम लोग राजस्थान में है और यहाँ पर हम फिशरी का बिज़नेस करें तो मेरे आसपास कोई समुद्र नहीं है जहाँ से मुझे मछली मिल जाए, तो मुझे इसके लिए कहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मुझे महाराष्ट्र में या बंगाल में जहाँ पे बेस्ट फिशेज़ होती है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। वहाँ से मेरे यहाँ पर क्या होगी, मैं उन्हें क्या करूँगी, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है या नहीं है। तो जब चीज़ें मेरे यहाँ पर आएगी तो हो सकता है इतनी दूर तक आते आते ख़राब हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उन्हें ख़राब कर देंगे। तो इस कंडीशन के अंदर जब फिशेस वगैरह जो होती है ना, इनकी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, इनकी बॉडी को कट करके यहाँ पर बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया जाता है, नमक डाल दिया जाता है, ठीक है। अब सॉल्ट जब आप यहाँ पर डाल देंगे तो इनके आसपास आप हाइपरटोनिक एटमॉस्फेयर बना देंगे सॉल्ट डाल के, ठीक है। सॉल्ट डाल दिया आपने बहुत सारा, सॉल्ट डाल दिया आपने बहुत सारा। अब ये सॉल्ट जब आपने यहाँ पर डाल दिया है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे इन्फेक्शन करने के लिए अगर यहाँ पर आएंगे और इस पर अटैक करना चाहेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी का वाटर बाहर निकल जाके आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाला जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा हो रहा है, यहाँ पर हाइपरटोनिक हो रहा है। और आपकी फिशेस जो हो जाएंगी, या आप बहुत दूरी से क्या भेज रहे हैं, चियन, ठीक है, जो भी आप नॉन वेजिटेरियन को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं ये आपके खेत में भी बहुत काम आता है, खरपतवार को हटाने के अंदर या वीड्स को हटाने के अंदर। व्हाट आर दी वीड्स? वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट जिन्हें हम नहीं चाहते हैं।
हम इतना सारे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर अपने खेत में या अपनी क्रॉप फीड में डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? भाई हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छे से फले फूले, अच्छे से हमें सीड्स मिले, अच्छी पैदावार हो, अच्छी ईल्डिंग हो। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जो अनवांटेड प्लांट होते हैं बीच बीच में उग जाते हैं और हमारे मैन्योर को, हमारे फर्टिलाइजेशन को और इरिगेशन के लिए जो हमने वाटर डाला है उसे यूटिलाइज करने लग जाते हैं। अब हम अपने प्लांट को कैसे बचाएं? ट्रैक्टर तो मैं चलवा नहीं सकती हूँ क्योंकि इससे तो मेरा क्रॉप फील्ड में लगा हुआ जो मेरा मेन प्लांट है, मैंने गेहूं की खेती की तो मेरा पूरा गेहूं ही खराब हो जाएगा, कट जाएगा पकने से पहले। मैं हर्बिसाइड्स या मैं वीडीसाइड्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती हूँ, सॉरी, क्योंकि वीडीसाइड्स आर द केमिकल जो कहीं ना कहीं मेरी मेन जो क्रॉप है ना उसको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, और इसका जो भी कंजप्शन करेंगे, जो लोग भी इसे कंज्यूम करेंगे उसको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो मैं इस कंडीशन में क्या करूँ? देखिए क्या कहते हैं, मान लीजिए ये एक खरपतवार है, ये एक वीड है, दैट इज़ द अनवांटेड प्लांट और अ वीड, राइट, जो कि मेरे क्रॉप फील्ड के अंदर ग्रो कर गई है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं चाहती हूँ कि ये प्लांट सूख जाए। मैं क्या करूँगी, इसकी जो रूट्स होगी ना, इसकी जो जड़ें होंगी, जो रूट्स होगी, दिस इज़ द वीड, ये वीड है मेरी, ठीक है। इसके आसपास में जाकर, इस वीड के आसपास में जाकर बहुत सारा क्या डाल दूँगी, सॉल्ट डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी जड़ों के आसपास, रूट्स के आसपास। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ सॉल्ट। इसकी वजह से जो रूट्स है ना, इनके आसपास में बहुत सारे कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हाइपरटोनिक कंडीशन आ जाएगी, पानी कम हो जाएगा। अब जड़ों में तो पानी होगा, तो इसकी वजह से वाटर जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, यानी ऑस्मोसिस शुरू कर देगा, और रूट्स में से वाटर निकलकर बाहर कहाँ पर आ जाएगा, सॉइल में आ जाएगा। दैट प्रोसेस द एक्सोस्मोसिस, और यू कैन सी द प्लाज्मोलाइसिस। तो धीरे धीरे जो भी आपकी रूट्स की जो सेल होंगी वो श्रिंक हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, और लॉन्ग टाइम तक अगर आप इस चीज़ को रखेंगे तो रूट्स की सेल ही जब डेड हो जाएंगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे आपका ये पेड़ सूख जाएगा और प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो आपने देखा प्लाज्मोलाइसिस को आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं था वो क्या था। आज आपको पता चल गया दैट व्हेन वी प्लेस द सेल इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स वाटर फ्रॉम इट्स साइटोप्लाज्म और द सेल, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू द डेथ। दैट इज द प्लाज्मोलाइसिस। चलिए, तो हम लोगों ने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में हमने डिफ्यूजन को पढ़ा, हमने ऑस्मोसिस को पढ़ा। अब एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप जब आप पढ़ते हैं तो आप कुछ और प्रेशर्स भी पढ़ते हैं, जैसे कि टर्गर प्रेशर हो गया, या आपके पास में कौन आ गया, वॉल प्रेशर हो गया। तो चलिए ये भी देखते हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, सॉरी, now I am talking about plant water relationship। और इस प्लांट वाटर रिलेशनशिप में आज आप दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो है आपके पास में टर्गर प्रेशर, जिसे आप टीपी भी बोलेंगे, और एक है आपके पास में वॉल प्रेशर, जिसे आप डब्ल्यूपी बोलेंगे। चलिए, टर्गर प्रेशर या फिर वॉल प्रेशर क्या है इसे हम देखते हैं। हमने एक सेल को क्या कर दिया, वाटर में इमर्ज कर दिया, और हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, प्लांट सेल को कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, sorry, it's not forming in the way I really want to draw it. चलिए हम एक नॉर्मल एक सेल बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है, सेल वॉल है, ठीक है।
और सेल वॉल के अंदर की तरफ कौन प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन। सीधी सी बात है, अभी हमने देखा था प्लाज्मोलाइसिस में। तो ये क्या है मेरे पास में, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि ये प्लांट सेल है तो इसका ज़्यादातर हिस्सा वैक्यूल कवर करके रखती है, जो कि सेल सैप से भरी रहती है। सैप मैंने आपको बता दिया, ऐसा वाटर जिसके अंदर मिनरल्स भी क्या हैं, घुले हुए हैं, उसे आप क्या कह देते हैं, सेल सैप। एंड दिस इज दी वैक्यूल। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। भाई ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बता दिया था जब मैंने आप लोगों को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स पढ़ाई थी तब, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमने इसे पानी के अंदर इमर्स्ड कर दिया है, वी इमर्स्ड इन वाटर। तो वाटर की टेंडेंसी क्या है कि बाहर पानी ज़्यादा है, सेल में कम है, तो वाटर धीरे धीरे कहाँ मूवमेंट करना शुरू कर देगा, इनसाइड द सेल। सो वाटर मूव्स इनसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस। तो पानी कहाँ जाना चालू करेगा, अंदर की तरफ जाना चालू करेगा। ये कौन जा रहा है, वाटर जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है, और अंदर जा रहा है तो आप सबको पता है, आप इसे एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। और धीरे 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 पानी का कंटेंट अंदर बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। चलिए, अब जब ये पानी अंदर ऐसे जाएगा तो धीरे 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 आपके साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ने लगेगा, है या नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी सेल जो होगी वो कंप्लीटली टाइट हो जाएगी, इतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि आपकी सेल मेम्ब्रेन कहेगी भाई अब इससे ज़्यादा पानी मैं अंदर नहीं ले सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा लूँगी तो अब मेरे पास जगह ही नहीं है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम में बढ़ा ही नहीं सकती, उससे पानी अंदर आ ही नहीं सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर वो रोकना चाहेगी। पहली बात तो अंदर से तो कौन सा प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। याद है, एक ऐसा प्रेशर जो कि सॉल्वेंट की एंट्री को क्या करेगा, रोकेगा। तो यहाँ पे तो लगने लग जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है नहीं। लेकिन इसी दौरान अगर ये कौन सी सेल होती, एनिमल सेल होती, तो इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती और ये सेल फूलते फूलते बस्ट हो जाती। लेकिन ये प्लांट सेल है और इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट है, विच इज रिजिड एंड स्ट्रिप ऑल्सो। तो इस कंडीशन में जब धीरे 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 वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा तो ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाना शुरू कर देगी। बाहर की तरफ एक प्रेशर कब, जब ये कंप्लीटली फूल जाएगी, पूरी की पूरी फिल्ड हो जाएगी, यानी कि ये कौन सी स्टेज में आ जाएगी, टर्जिड स्टेज में आ जाएगी। इसे आप क्या कहते हैं, टर्जिड स्टेज। तो ये कंप्लीटली फूल जाएगी, तो उस कंडीशन में बाहर की तरफ क्या लगाएगी, एक प्रेशर लगाएगी। उस प्रेशर को आप कौन सा प्रेशर कहेंगे, टर्गर प्रेशर कहेंगे। अगर वापस सुन लीजिए, अगर ये प्लांट्स एनिमल सेल होती तो टर्गर प्रेशर इतना लगता है कि सेल बस्ट हो जाती, लेकिन प्लांट सेल के साथ में ऐसा नहीं हुआ, वो फटी नहीं, वो बस्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर वॉल थी। वॉल भी सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इस मेम्ब्रेन इस टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट एक और प्रेशर लगाती है, दैट इज नोन एज दी वॉल प्रेशर। जब ये वॉल प्रेशर लगेगा तो दोनों प्रेशर एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, मेंटेन हो जाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को अंदर नहीं आने जाए देगा। आपकी सेल जो है वो कंप्लीट टर्जिड स्टेज के अंदर क्या हो जाएगी, आ जाएगी। फिर मैं कह रही हूँ, अगर ये एनिमल सेल होती तो ये बस्ट हो जाती, लेकिन वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। और इसके बाद में जब सेल आपकी कंप्लीटली टर्जिड हो जाती है तो वाटर का अंदर की तरफ मूवमेंट भी क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि अंदर से जो सेल सैप है वो उसके अंदर मिलने वाला सॉल्वेंट जो है, वो जो है अंदर से क्या लगा रहा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लगवा रहा होगा। ठीक है, टर्जिड प्रेशर, जैसे कि आपने देखा हो, आपने पौधा कभी एकदम मुरझाया हुआ देखा होगा, बेचारा एकदम मुरझाया हुआ पौधा है, पत्तियां ऐसे गिरी हुई है, आप जैसे ही पानी डालते हो पत्तियां एकदम खिल जाती है। क्यों खिल जाती है, क्योंकि वाटर की अंदर की तरफ मूवमेंट हुई है। पानी जब सेल की हर शेप के लीफ की हर सेल के अंदर गया तो उसका अमाउंट बढ़ा और वो टर्जिड हो गई टर्गेट प्रेशर की वजह से। ठीक है, पानी के अंदर जाने की वजह से टर्गर प्रेशर बना, वो टर्जिड हो गई और उसकी वजह से वो कंप्लीटली आपको खिली खिली नजर आती है। राइट, सो दिस इज द टर्गर प्रेशर एंड द वॉल प्रेशर। अब हम नेक्स्ट क्लास के बारे में टर्गर प्रेशर के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था। लेकिन देखा आपने प्लांट वाटर, ये सारा का सारा रिलेशनशिप कैसे, सारे के सारे प्रेशर्स कैसे मिलके आपके सेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। right, so this is all about that plant water relationship. Now in next topic we will talk about the turgor pressure in detail, right, and then we will move to the next interesting topic that is known as the DPD, diffusion pressure deficit. तब तक के लिए thank you so much, thank you.